नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर के। किसान दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर चुके हैं और आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ में भी किसानों ने बॉर्डरों को सील कर दिया है पूर्ण तरीके से। और ऐसे में आपको बता दें कि हर वर्ग के लोग, हर समाज सेवी लोग इनके सहयोग के लिए दिन रात एक कर सड़कों पर उतर गए हैं और अपने अपने पंडाल लगा लिए हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के जो वरिष्ठ समाज सेवी है बुल्लड़ पहलवान जी, आपको बता दें कि बुल्लड़ पहलवान जी का एक इतिहास रहा है, क्योंकि इन्होंने पूर्व में विधायक का चुनाव भी लड़ा है, लेकिन इन्होंने निस्वार्थ भाव से विधायक का चुनाव भी लड़ा है। और हमेशा से ही गरीब परिवार की बात हो चाहे किसान की बात हो, हमेशा से ही समाज सेवा में सबसे आगे बुल्लड़ पहलवान जी का नाम अगर बहादुरगढ़ में आता है तो इनका ही आता है। आपको बता दें कि गरीब परिवार की लड़की की शादी की बात हो या फिर कोरोना काल में जिस तरह से लोग सड़कों पर घूम रहे थे, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सोने की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय में भी बुल्लड़ पहलवान जी एक उनके सामने एक मसीहा बनकर सामने आए और उन्होंने उनकी सेवा की। उनको खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के सोने तक का भी ठहराव करने के लिए भी अपने अखाड़े में उनको जगह दी। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज सेवा को लेकर के अगर बुल्लड़ पहलवान जी का नाम ना लिया जाए तो वो एक समाज सेवा में बेईमानी सी साबित होगी। उसी कड़ी में आपको बता दें कि अब जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसमें भी बुल्लड़ पहलवान जी लगातार जब से किसानों ने यहाँ पर धरना दिया है उसके बाद से ही बुल्लड़ पहलवान जी अपने दल और बल के साथ, अपनी टीम के साथ में उनकी समाज सेवा में लग गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के सोने तक का इंतज़ाम बुल्लड़ पहलवान जी ने कर दिया है। और आपको बता दें कि जो समाज सेवी जो बुल्लड़ पहलवान जी हैं उनके अगर हम चर्चा करें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो समाज के लिए कोई नहीं बुल्लड़ पहलवान जी ने किया हो। तो आज इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 10 बजे का समय हो चुका है और आज हमारी जो टीम है वो टिकरी बॉर्डर से लेकर के घूमती आई है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि बुल्लड़ पहलवान जी 10 बजे के समय में भी यहाँ पर मौजूद है। और इनकी एक खासियत बात आपको बता दें कि बुल्लड़ पहलवान जी जो भी काम करते हैं पूरा नेक और नीति से, ईमानदारी से करते हैं। और अब आप उसका सबूत आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बुल्लड़ पहलवान जी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए 10 बजे अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ पंडाल में ही रहते हैं। आज वो हमारे साथ में है। इस बारे में कृषि कानून को लेकर के और अन्य तमाम जितनी भी बातें हैं उसको हम बुल्लड़ पहलवान जी से चर्चा करेंगे। क्या बुल्लड़ पहलवान जी का कहना है कृषि बिल को लेकर के। आज हमारे साथ में रात के 10 बजे बुल्लड़ पहलवान जी है, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे क्या बुल्लड़ पहलवान जी का कहना है। सर पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्कार करें। सर नमस्कार जी, आपके चैनल को भी और सभी दर्शकों को नमस्कार है। सर ये बताएं कि जो कृषि कानून जो लागू किए गए हैं, 3 कृषि कानून बिल जो लागू किए हैं, इसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको। और जो किसान जो रात को ठंड में भी डटे हुए हैं, क्या मानना है आपका। आपने मेरे ख्याल में तो मेरी एक बात का तो जवाब खुद दे दिया कि किसान रात में ठंड में डटे हुए हैं। किसान रात में ठंड में कहाँ डटता है जब गेहूँ में पानी देना होता है या कोई और मतलब इस तरह की खेती में पानी लगाने की कोई बात होती है तो किसान रात में ठंड में अपने खेत की मेड़ पे, अपने खेत के डोले पर रुकता है। लेकिन आज किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे रात में रुका हुआ है। ये बात आपने जो बोली, और हज़ारों में नहीं लाखों की संख्या में किसान रुका हुआ है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब कहाँ से मैं शुरू करूँ, क्या मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे 27 तारीख से हमारे पंजाबी और अन्य कुछ अन्य राज्यों के कम थे, पंजाब से ज़्यादा भाई आने शुरू हो गए। तो सब आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना कर, सब अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन कुछ शिकायतें आई, कुछ बातें आई, कुछ फ़ोन कॉल आए, तो मैंने घूम के देखा। मैंने 27 तारीख को घूम के देखने के बाद मेरा हुआ भी, मेरे जो 70-80 साल के बुजुर्ग 50-50, 60-60 किले के किसान मालिक वो खुद आटा गूंद रहे हैं, वो सब्जी बना रहे हैं, प्याज काट रहे हैं और उनका आटा, उनकी
मतलब मैं एक अपने जो मेरे को दिल को छूगी मैं वो बात करूँगा, जहाँ से मैंने ये पंडाल डाला और वो सेवा करने का मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं चुपचाप अपनी स्कूटी खड़ी करके अपने यहाँ तक का मैंने कंबल ले लिया और मैं देख रहा था। अब जो बुजुर्ग किसान आटा गूंद रहे हैं ना, उनकी जो एक पीछे वाली पगड़ी है ना, पगड़ी संभाल जट्टा हुए पगड़ी संभाल का गाना भी है पंजाबी, वो यूं करते करते 70-80 साल का किसान जिसने चारपाई पे उसकी पुत्रवध रोटी देती है, उसकी बीवी बच्चे रोटी देते हैं, बड़ा किसान है। ऐसे ऐसे किसानों को मैंने देखा कि आटा गूंदते टाइम उनका पगड़ी का पीछे वाला जो हिस्सा कमर पे लटकता है ना, जिसको इज्जत आन बान शान बोलते हैं, वो आगे हो रहा था और वो उसको फिर अपने हाथ से पीछे कर रहे, कभी हाथ ऐसे कर रहे। मैं कहा यार ये गलत है। बस दिल में यही आया, मैंने मेरे बुजुर्गों से सीखा है, सुना है कि पंजाब 60 और हरियाणा 40, 60 and 40। अब हरियाणा पंजाब का छोटा भाई हुआ। अब मेरे मन में आया यार बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर आया है और छोटा भाई दरवाज़ा बंद करके सो रहा है अपने बीवी बच्चों में, और बड़ा भाई दरवाजे के आगे खुद खाना बना के सो रहा है, खाना बना के खा रहा है और खुले आसमान के नीचे सो रहा है। तो ये तो एक मतलब छोटे भाई का धर्म तो नहीं हुआ, ये फ़र्ज तो हमारा हम अदा नहीं कर रहे। इस बात को लेके मैंने ये पंडाल लगा दिया, यहाँ हमने गद्दे डाल दिए, रजाई डाल दी, कमर डाल दिए और अपना लंगर शुरू कर दिया। रोटी सब्जी का, दाल रोटी का, चाय पानी का, जो भी हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। अब हमने शुरू करने के बावजूद आगे हमने देखा कि हमारे भाई जो पंजाबी भाई हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। एक तो हमारा फ़र्ज़ है, हम इतना, मैं अपने दिल से एक बात बोल लूँ, इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप पत्रकार हो प्रदीप जी, आपका चैनल किसानों के लिए काम कर रहा है। ये बात मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि जब आपका एक फ्लैट है, कोठी है, मकान है, कितना ही बड़ा हो, यदि आपका बड़ा भाई आपके दरवाजे पे आएगा तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? आप उसको अपने घर में खिलाओगे, पिलाओगे, सुलाओगे, मंथन की बात करोगे, यही हमारा हक बनता है। भाई पीछे आ जाओ, आप पीछे आओ, सारे पीछे जाओ। लेकिन मुझे जो दुख है मैं वो यहाँ पे बयान करूँगा। मेरा घर छोटा और मेरे बड़े भाई जो आए हैं वो ज़्यादा तादाद में आए हैं। मैं बड़े भाई को अपने घर में नहीं सुला सकता, क्योंकि कितने के सुला लूँ आप बताओ? लाखों की संख्या में किसान आए हैं, मेरा तो घर 250 गज में है। इतना कुछ करने के बाद भी जो मुझे दुख है, जो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि मेरा बड़ा भाई आज भी रोडों पे सो रहा है, खुले में सो रहा है, और जैसा अध कच्चा पक्का खुद बना लिया, आपका मेरा लंगर लगा है, उसमें खा लिया, पी लिया, सो गया। उस बात को लेकर मैं आज भी दुखी हूँ, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पे के आके कहीं ना कहीं छोटे भाई के लाख कोशिश के बावजूद भी ये खुली बात है कि वो खुले रोड पे सो रहा है। और हमारी माताएं बहनें, मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी माताएं बहनें पानी की बोतल भरकर हमारे बहादुरगढ़ की सीमा पे जगह घूम रही हैं, जगह ढूंढ रही हैं, सुबह जगह ढूंढ रही है, कहाँ सोच करूं। ये कितनी बड़ी इस देश के लिए, इस देश के राजा के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। हजारों माताएं बहनें पानी की बोतल लेके यूं घूम रही है झाड़ बोतलों में, किसके लिए शर्म की बात है? ये देश के राजा के लिए। मुझे यहाँ पे मैं इसने जिस टाइम धारा 370 के लिए आपको पता है अखबार उठाइए और उठाइए मुहिम शुरू हमने बहादुरगढ़ से भी की। 370 के मामले में हमने श्रीनगर लाल चौक पर झंडा भी फहराया। 370 हटी, जिस दिन पता लगा दिन में 12 बजे 370 हटेगी, शाम के 4 बजे हमने बहादुरगढ़ में प्रदर्शन किया था। बहादुरगढ़ में हमने प्रदर्शन किया था, राम मंदिर पे भी हम खुश थे। एक मन में हमारे अंदर नहीं, पूरी इंडिया के अंदर ये थी कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व नेतृत्व का इंसान मोदी जी मिला है जो सही दिशा में लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ आके मैं कहूँगा, और मुझे कहते हुए कोई संकोच, एक मिनट बीच में नहीं, हाँ ना, मुझे यहाँ कहते हुए कोई संकोच भी नहीं है कि किसानों की गर्दन पे पैर रखने के बाद क्या मैं मोदी जी को अच्छा बताऊंगा? नहीं, मैं नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं बताएंगे। मैं
इस मामले में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी छवि, इतना अच्छा काम करने के बाद एक दो आदमियों के हाथों मोदी जी बिके, लास्ट पॉइंट घूम के वहीं आता है। कुछ लोग मेरे को मैं अपनी सारी स्पीच और ये मामला डालता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक पे पढ़ता हूँ, कुछ लोग मेरे को डालते हैं, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। मैं 500-600 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मेंबर हूँ। वो डालते हैं, लिखते हैं, पहलवान जी आपको बिल का पता है? मगर पता है। पहलवान जी आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो, ये अकाली हैं, ये कांग्रेसी हैं, मतलब ऐसा कुछ यहाँ तक भी कुछ लोग लिखते हैं। खालिस्तानी टाइप का भी एक नारा किसानों के लिए लगाया गया है। एक दो बंदे ने तो यहाँ तक लिखा जिसने मेरे अंदर को झकझोर दिया कि पहलवान जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं कहा बोलो। कि अस्वस्थता में मर नहीं सकता और युधिष्ठिर झूठ बोल नहीं सकता। महाभारत तक का इतिहास लोगों ने मेरे सामने रखा कि मैं कहा भाई समझा नहीं। मैं बोला जी समझा नहीं मैं, मोदी जी किसान विरोधी हो नहीं सकते और बुल्लट पहलवान मोदी जी का विरोध, मोदी जी की नीतियों का विरोध कर नहीं सकता। लेकिन आज बुल्लट जी किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हाँ, अब किसानों के समर्थन में आने का एक कारण है प्रदीप जी, तब संसद में, सेंटर में या राज्य में जो बिल पास हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ठोक के बोलना चाहता हूँ, उसमें कहीं पे आज तक ये लाइन नहीं डाली कि कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारे देश का कोर्ट, हमारे देश के बंदे, मेरे साथ गलत होता है, मेरी कौम के साथ गलत होता है। किसान कौम जाट नहीं है, किसान कौम 36 बिरादरी से जुड़ के बनी है। एक किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो बिल बनाते हैं, तो लिखते हैं कि यदि किसी के दिल को ठेस है तो आप कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, छूट होती है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपकी बात इस देश में और मोदी जी तक यदि पहुंचे तो मेरा सौभाग्य होगा। उसने इसमें ये क्यों लिखा कि इस मामले में सिर्फ एसडीएम और तहसीलदार तक जाओ, ऊपर नहीं। हाँ, ये आप ठीक बोल रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा हुआ। अब ये बताइए प्रदीप जी, यदि अमित शाह की मोदी जी की नीयत ठीक है, जैसे धारा 370 में निष्पक्ष थी, राम मंदिर में निष्पक्ष थी, अगर किसान कानून में भी निष्पक्ष होती और मोदी जी का अमित शाह का जो पलड़ा था वो अडानी और अंबानी की तरफ नहीं झुकता, तो क्या उनको ये लफ्ज और ये लैंग्वेज और ये पॉइंट डालना सही था कि किसान एसडीएम और तहसीलदार से ऊपर नहीं जा सकता? इतना हंगामा होने के बाद, इतने किसानों की जान जाने के बाद कमेटी पहुंची है सिविल कोर्ट तक। ध्यान करना कि सिविल कोर्ट में किसान जा सकता है। प्रदीप जी मैं आपसे पूछता हूँ, सिविल कोर्ट, एसडीएम और तहसीलदार एक एमपी लेवल के बंदे के नीचे आते हैं। अगर एक एमपी भी फोन मारेगा जी बुल्लट पहलवान किसान आया है, बिल का विरोध कर रहा है, यदि एमपी एमएलए का फोन आ गया तो वो बात खत्म। नहीं, हमने भी कई बार देखा है कि जो एसडीएम जो कोर्ट तक के मामले होते हैं उनको लटका दिया जाता है, तारीख पर तारीख दी जाती है, न्यायालय में ना दे करके एसडीएम को नियुक्त करने का। इसमें भी कुछ षड्यंत्र आपको नजर आता है? ये तो कंप्लीटली है ना। अब आप एक बात बताइए, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सरफराज जज होगा, सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जिसने राम रहीम को अंदर मार दिया। देखिए यदि ऐसा कोई जज हुआ और उसने इस फैसले को चैलेंज करके उल्टा किसानों के हक में कर दिया तो मोदी जी और जो ये जमीन है उसका क्या है, एफसीआई की जो जमीन है जिस पे ऑलरेडी पहले से उन्होंने हजार किले में उनके गोडाउन बनवा दिए, उनसे लीज पे उस जमीन को देकर पैसा ले लिया। क्या यदि कोई ऐसा सरफराज जज आया जिसने फैसला किसानों के हक में दे दिया तो अमित शाह, मोदी जी, अडानी, अंबानी और जो आईएफसी पे अपने स्टॉक बनाए बैठे हैं, क्या वो आदमी टुकुर नहीं देखेंगे कि ये क्या हुआ? हाँ, करेंगे। सर ये बताएं कि जो बीजेपी पार्टी में ऐसे बहुत सारे किसान नेता हैं
वो क्यों नहीं खुल करके जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं? और इस बिल में ऐसा क्या है जब किसानों को ही इस बिल को लेकर के असमंजस बना हुआ है? किसान नहीं चाह रहा है कि हमारा जो बिल, जो हमारी जो खेती का जो मामला है, जो खेती के बारे में जो एक्ट है वो ऐसी चीज़ रहे। तो सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं इस बिल को वापस ले रही है? क्यों किसान सारी सर्दी के मौसम में इस तरह से बैठा है? ये दिक्कत ये हो रही है कि जो अडानी अंबानी ग्रुप है और इसके मिलता जुलता ग्रुप है, जिसके 2-2 4-4 हज़ार एकड़ में जो वो जमीन जो IFC जो है उसमें गोदाम बनवा दिए। अब मैं वहाँ पे अपनी बात में इसमें यहाँ आपके सामने बताना चाहूँगा कि उनको क्या जवाब देंगे? उनके पैसे ले लिए, अरबों खरबों उनके पैसे ले लिए, उनको क्या जवाब देंगे? एक तो ये बात फंस के खड़ी होगी। एक इस बिल के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा, मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से एक मोदी जी बोल रहा है कि किसानों की आय दुगनी करूंगा। ले भाई, सारे मैं वादा करता हूँ, सिंघ बॉर्डर पे मेरे कनेक्शन है, टिगरी बॉर्डर में मेरे कनेक्शन है, मैं वायदा करता हूँ यदि मोदी जी मुझे स्पष्ट किसी भी चैनल माध्यम से अपना ओपन विचार रख के ये बताए कि इस बिल से किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, एक ये चीज स्पष्ट करें, सारे धरने या तो धरने उठवा देंगे वरना हम समाज सेवा से संन्यास ले लेंगे। सर ये बताएं कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले भी लगाए जा रहे थे, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगते थे कि भाई जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उसको कठपुतली का एक नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर किसान नेता जो हैं, किसान यूनियनों के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी की जो पार्टी के लोग ये आरोप लगाते थे कि ये रोबोट है, ये रिमोट से चलने वाला है, ये कांग्रेस की जो सोनिया गांधी की बात को मानने वाला कठपुतली बताया जाता था मनमोहन सिंह को। आज किसानों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो मनमोहन सिंह के जो ऊपर आरोप लगाया था उसका ठीक उलट जवाब किसान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये 2 सेल वाला जो है रिमोट जो रोबोट है अदानी और अंबानी के द्वारा चलाया जा रहा है। आज उसके बारे में क्या कहोगे आप? जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते घूम रहे हैं कि बिल में कोई खामी नहीं है, बिल ठीक है, किसान के समर्थन में है, और कुछ विपक्षी पार्टियां उनको समर्थन करके इस मामले को तूल दे रही है, लेकिन बिल जो है बहुत ही अच्छा है। इस पे क्या कहोगे आप? इस पे मेरा ये कहना है, जो ये बोल रहे हैं ना विरोधी, मैं आज बोलूँगा जो सड़कों पर पड़े हैं ये असली किसान है, ये बिल की ओरिजिनलिटी को जानते हैं। मैं आपको एग्जाम, बीजेपी बोलती है खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, ठीक है खालिस्तानी है, मानते हैं। अब जो अडानी अंबानी के वहाँ का उसका बातों का विरोध करेगा तो वो खालिस्तानी होगा, उसमें हम भी आ गए, हम भी खालिस्तानी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक जियो की सिम आई थी और लाइन लगी थी। मेरे बहादुरगढ़ का मुझे शहर का वाकया याद है, बहादुरगढ़ के टेलीफोन की जो सिम बेचने वाली दुकान थी उनके आगे लाइन लगती थी, पुलिस कंट्रोल करती थी। क्यों? क्योंकि 2-3 डाटा फ्री था और इंटर कॉलर वो आउट गोइंग सब कुछ फ्री था। उसमें मेरा नुकसान भी हुआ है, मेरा और मेरे एरिया का और अन्य भारत का, कॉलेज के स्कूल के सब बच्चे उसमें लगे रहे, वो अपनी पढ़ाई से भटक गए। अब वो जियो सिम तब तक रही, तब तक फ्री रही, पता हूँ कब तक फ्री रही, वो जियो सिम तब तक फ्री रही जब तक MTNL जो बहादुरगढ़ का कोड है 01276 और NH नंबर का नंबर था, वो फ़ोन ख़त्म हो गए सारे। जब उन्होंने लगा दूरभाष के अंदर बहादुरगढ़ से नहीं इंडिया से ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने जियो सिम पे चार्ज लगाना शुरू कर दिया। फिर फलाना डिमका एयरटेल वगैरह सब फेल होगी। अब आइडिया और वोडा दोनों मिल के संघर्ष कर रही हैं इसकी टक्कर लेने की, लेकिन उनके बस की बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सेक्टर 6 का आपको उदाहरण देता हूँ, आप कल जाइए, सेक्टर 6 में खंभे गड़ चुके, किस चीज़ के? जियो के खंभे। अब वो जियो के खंभे पूरे इंडिया में कटेंगे, जियो के पूरे इंडिया में वो होंगे, वो टावर हो गए, और वो हो गया पूरे नेटवर्क पे, जो नेट का नेटवर्क लगा लो बात करने का, पूरे नेटवर्क पे इसकी एक चाल थी जिसमें जो कामयाब हो गया। अब मैं चाहूँ ना, तू चाहे, आप चाहो, मैं चाहूँ, आप हम BSNL का फ़ोन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ना BSNL के कर्मचारी रहे, ना BSNL के ऑफिस रहे, ना वो बिल लेने वाले रहे, ना तार के फोन रहे, ना 01276 कोड रहा। इसी तरीके से भारतीय फार्मर
कास्ट को निजी करने जा रहे हैं मोदी जी। तो देखा आपने किस तरह से जो बुल्लड़ पहलवान जी है, जो समाज सेवी है, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। किसान बिल को लेकर के तमाम चर्चा जो है हमारे साथ में की है, और बुल्लड़ पहलवान जी ने साफ कर दिया है कि लगातार जब तक हमारा जो बड़ा भाई किसान जो है पंजाब से आकर यहाँ पर धरने पर है, तब तक हमारा लंगर चलता रहेगा। और भी तमाम जो खुलासे हैं, जो गोदिया मीडिया है, और भी अन्य बातें जो बुल्लड़ पहलवान जी ने अपनी रखी है, उनसे ये साफ होता है कि बुल्लड़ पहलवान जी ही नहीं, और भी अन्य तमाम जो लोग हैं, किसानों की अगर हम खासकर बात करें, तो जब तक जो बिल है वो वापस नहीं होगा, तब तक ये अपने धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे फिर ठंड हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ भी हो। और बुल्लड़ पहलवान जी का भी यह कहना है कि हमारा भी जो लंगर वो है, वो लगातार जब तक हमारे किसान भाई यहाँ पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तब तक हमारा जो लंगर है ऐसे ही चलता रहेगा। समय के कारण हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, और कल फिर हम बुल्लड़ पहलवान जी से सुबह आकर अगली जो बातें हैं, जो कुछ रह गई है, वो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन समी के साथ मैं बहादुरगढ़ से प्रदीप कुमार।